जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एसएनटी क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए आज हम बैंकिंग में इकोनॉमिक्स क्लास 12th में बीकॉम का मनी चैप्टर को जो पढ़ रहे थे, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मनी पढ़ेंगे, ठीक ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा के वर्गीकरण को देखा जाए तो मुद्रा के वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। पहला होता है प्रकृति के आधार पे, दूसरा होता है सामान्य स्वीकृति या वैधानिकता के आधार पे, और तीसरा होता है भौतिक स्वरूप के आधार पे, ठीक ना। आइए हम इसके आधार पे मुद्रा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए दिया है मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। 3 आधार पर किया गया है। पहला आधार है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर ऑन द बेस ऑन द बेस ऑफ नेचर। दूसरा है सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति या वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पर ऑन द बेस ऑफ जनरल एक्सेप्टेशन एक्सेप्टेबिलिटी और लीगलिटी। और थर्ड है भौतिक स्वरूप के आधार पर। भौतिक स्वरूप के आधार पर ऑन द बेस ऑफ फिजिकल फॉर्म। मुद्रा का वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया है। ये 3 आधार कौन कौन से हैं? पहला है ऑन द बेस ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति के आधार पर। दूसरा है सामान्य स्वीकृति या वैधानिकता के आधार पर ऑन द बेस ऑफ जनरल एक्सेसिबिलिटी और लीगलिटी। और भौतिक स्वरूप के आधार पर ऑन द बेस ऑन फिजिकल फॉर्म। अब इन आधारों में सबसे पहला आधार हम पढ़ेंगे प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर मुद्रा को 3 वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। पहला है
वास्तविक मुद्रा और दूसरा है हिसाब या लेखे की मुद्रा। आइए इसको हम पढ़ेंगे, इसको देख लीजिए। हो गया। अब हम चलते हैं पहला। प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है वास्तविक मुद्रा, पहला होता है वास्तविक मुद्रा। पहला होता है वास्तविक मुद्रा, जिसको हम कहते हैं क्या, एक्चुअल या रियल मनी, रियल मनी। और सेकंड होता है हिसाब या लेखे की मुद्रा। यहाँ लिखते हैं थोड़ा, हिसाब या लेखे की मुद्रा, जिसको हम कहते हैं मनी ऑफ अकाउंटिंग, मनी ऑफ अकाउंट। अब समझिएगा दोनों है क्या। वास्तविक मुद्रा या रियल मनी वह मुद्रा जो वास्तव रूप में किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कार्य कर रही हो, वे मुद्रा क्या कहलाती हैं, वास्तविक मुद्रा कहलाती हैं। कहने का मतलब है जिनका खुद का वजूद हो, वह मुद्रा जिनकी खुद की वैल्यू हो, वे मुद्रा क्या कहलाती हैं, वास्तविक मुद्रा कहलाती हैं। जैसे क्वाइन, सिक्के। आज के सिक्कों की बात नहीं कर रहे हैं, पहले के सिक्के जो आपके होते थे, जैसे सोने के चांदी के जो सिक्के होते थे, उनकी एक वजूद थी। अगर उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु के रूप में परिवर्तित कर दें और उसके बाद भी मार्केट में बेचें, तभी उसकी कुछ मूल्य निकलता था, ठीक ना। ऐसी मुद्रा जो वास्तव रूप में जिसकी कोई वजूद हो, ठीक ना, वे मुद्रा क्या कहलाती हैं, वास्तविक मुद्रा कहलाती हैं। प्रोफेसर किन्स ने इसे मूल्य मुद्रा भी कहा है। प्रोफेसर किन्स एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस वास्तविक मुद्रा का क्या कहा है, मूल्य मुद्रा, वैल्यू क्या कहते हैं, मनी ऑफ वैल्यू। तो इसको लिख लेते हैं। वह मुद्रा जो वास्तविक रूप से देश की अर्थव्यवस्था में चलन में हो
वास्तविक मुद्रा कहलाते हैं। वास्तविक मुद्रा कहलाती हैं। जैसे में आप ले लें सिक्के हो गए, या कागजी नोट भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी तो वास्तव रूप से चलन में होता है। कागजी नोट। अब यहाँ वास्तविक रूप में चलन का मतलब यह कुछ एकदम निश्चित रूप में वह क्या चलन में ही हो, मतलब वह प्रत्यक्ष रूप से क्या कहते हैं विनिमय का कार्य कर रही हो। तो कागजी नोट जो होते हैं आज के समय वो भी तो मुद्रा का काम करें, वास्तव रूप में क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। तो इसलिए हम इसको सिक्के और कागजी नोट को ले लेंगे। और पुरानी तरीके से लेके आए तो केवल सिक्के ही वास्तविक मुद्रा के रूप में आते थे, क्योंकि उसकी ही एक वजूद थी। अब हिसाब और लेखे की मुद्रा, मनी ऑफ अकाउंट। हाँ, इसको एक लाइन और लिख लें यहाँ पे। प्रोफेसर किन्स ने इसे क्या कहा है? मूल्य मुद्रा कहा है। प्रोफेसर किसने इसे क्या कहा है? मूल्य मुद्रा कहा है, ठीक ना। किस मुद्रा को? वास्तविक मुद्रा को। अब हिसाब और लेखे की मुद्रा की बात करें वह मुद्रा जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब रखने के लिए या अकाउंटिंग लेखे को करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वह मुद्रा क्या कहलाती है? हिसाब की मुद्रा कहलाती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में हिसाब जो वैल्यू रखा जाता है, किसी भी वस्तु की वैल्यू की जो मूल्यांकन कहते हैं वह किस में कहते हैं? रुपया में कहते हैं। अमेरिका में चले जाइए, डॉलर में करेंगे। हर देश में अपनी एक मुद्रा है जो उनके यहाँ अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं हिसाब किताब रखने का कार्य करती है। तो ऐसी मुद्रा जो किसी भी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब या लेखे करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वह मुद्रा क्या कहलाएंगे? हिसाब की मुद्रा कहलाती हैं या लेखे की मुद्रा कहलाती हैं। इसमें हम मेरा भारत की बात कर लें तो रुपया आपका क्या है? हिसाब किताब की मुद्रा है, ठीक ना। इसको लिख भी लेते हैं। वह मुद्रा जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब या लेखे करते हैं, लेखे के लिए प्रयोग की जाए क्या कहलाएंगे? हिसाब या लेखे की मुद्रा कहलाती है। जैसे भारत में रुपया, अपने देश में रुपया क्या है? हिसाब किताब का मुद्दा है। किसी भी वस्तु की लागत कास्ट निकालनी हो तो हम किस में निकालते हैं? रुपये में तो निकालते हैं। पर यूनिट हो या टोटल यूनिट हो तो रुपया में ही तो निकालेंगे। तो इसलिए क्या होगी? हिसाब की मुद्रा होगी। आगे समझ में इसको देख लीजिए। तब चलते हैं सामान्य स्वीकृति या वैधानिकता के आधार पर मुद्रा के प्रकार।
अब चलिए चलते हैं हम सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। दूसरा है मेरा सामान्य स्वीकृति, सामान्य स्वीकृति या वैधानिकता, वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर ऑन द बेस, ऑन द बेस ऑफ जनरल acceptability और लीगलिटी। सामान्य स्वीकृति या वैधानिकता के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की होती है। पहला होती है विधिग्राह्य मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा लीगल टेंडर मनी। अब चलिए इसको एक एक को लिखते चलते हैं और पढ़ते चलते हैं। सामान्य स्वीकृति एवं वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किया गया है दो प्रकार से। पहला होता है विधिग्राह्य मुद्रा, लीगल टेंडर मनी, और दूसरा होता है ऐच्छिक मुद्रा, ऑप्शनल मनी। अब देखिए लीगल टेंडर मनी क्या है। वह मुद्रा जिसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वैधानिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई हो कि अर्थात उसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य है, चाहे इच्छा हो चाहे इच्छा न हो। मतलब हर दशा में उसे विनिमय के रूप में स्वीकार करना, क्या कहते हैं, विनिमय के लिए प्रयोग करना अनिवार्य किया गया हो, ठीक ना। वे क्या कहलाएंगे, विधिग्राह्य मुद्रा कहलाएंगी, ठीक ना। जैसे आपकी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में रुपया क्या है, रुपया मेरी विधिग्राह्य मुद्रा है। क्यों? क्योंकि न चाहते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था में रुपया को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि मैं भारत की मुद्रा का बहिष्कार करता हूँ, मैं इसे नहीं लूँगा, विनिमय के रूप में प्रयोग नहीं करूँगा। जबकि आपकी भारत की मुद्रा की रियल वैल्यू कोई नहीं है। अगर उसे फाड़ के फेंक दें तो उसकी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू है। दो टुकड़े कर दें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर की जो सिग्नेचर होते हैं, मैं क्या कहते हैं, वचन होता है, मैं धारक को 500 रुपये या 200 रुपये या 50 रुपये देने का वचन देता हूँ, अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक ना। और सिग्नेचर रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर का होता है, बस एक साख पत्र के रूप में, विनिमय के रूप में काम करता है, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, और स्वीकार नहीं कर सकते। वह मुद्रा क्या कहलाएगी, विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा दो प्रकार की होती है। पहला होता है सीमित विधिग्राह्य, दूसरा असीमित विधिग्राह्य।
सीमित विधिग्राह वह मुद्रा जिसे एक निश्चित सीमा तक स्वीकार किया जाएगा, एक निश्चित सीमा के बाद उसे अस्वीकृत किया जा सकता है, ठीक ना। उसे हम और क्या कहते हैं, सीमित विधिग्राह मुद्रा कहेंगे। और दूसरा है असीमित विधिग्राह मुद्रा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत सीमा तक हम उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कानूनन, वह मुद्रा क्या कहलाएगी, असीमित विधिग्राह। एग्जाम्पल की बात करें, जो छोटे नोट होते हैं 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये के जो नोट हैं, वह एक निश्चित सीमा है कि आप एक निश्चित सीमा तक उसे लेने के लिए बाध्य हैं, ठीक। एक निश्चित सीमा के बाद आप कह सकते हैं कि हम उसे नहीं ले सकते। लेकिन बड़े नोट जो होते हैं 500 के हो गए, 200 के हो गए, वे आपके असीमित विधिग्राह मुद्रा होंगी, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना भी आपको विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाए आपके साथ, आप उसको लेने के लिए बाध्य हैं, ठीक ना। आइए इसको लिख लेते हैं। लिखते हैं विधिग्राह मुद्रा विधिग्राह मुद्रा से आशय विधि ग्राह मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है, उस मुद्रा से है जिसे सरकार द्वारा ग्राह घोषित कर दिया जाता है। ग्राह घोषित कर दिया जाता है। ग्राह घोषित कर दिया जाता है। ग्राह का मतलब तो बात, ठीक है। ग्राह घोषित कर दिया जाता है। इस मुद्रा को प्रत्येक व्यक्ति भुगतान के लिए प्रत्येक व्यक्ति भुगतान लेने के लिए बाध्य होता है। अब विधिग्राह मुद्रा के प्रकार को ले। विधिग्राह मुद्रा 2 प्रकार के होते हैं, भी बताया, सीमित विधिग्राह, दूसरा असीमित विधिग्राह। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। विधिग्राह मुद्रा 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला है ए सीमित विधिग्राह मुद्रा लिमिट लीगल टेंडर मनी। वह विधिग्राह मुद्रा जिसे भुगतान लेने के लिए एक
एक निश्चित सीमा तक बाध्यता हो सीमित विधिग्राह मुद्रा कहलाते हैं। सीमित विधिग्राह मुद्रा कहलाती है। जैसे छोटे नोट एवं सिक्के। एक सिक्के को एक निश्चित सीमा तक ही हम ले सकते हैं विनिमय के रूप में, और क्या करते हैं, और जो छोटे नोट हैं 5, 2, 10 जो भी, उनको हम एक निश्चित सीमा तक ही लेने के लिए बाध्य हैं। एक निश्चित सीमा के बाद हम कह सकते हैं कि नहीं, हम इसे अब नहीं ले सकते। तो ऐसी मुद्राएं क्या कहलाएंगे, सीमित विधिग्राह कहलाएंगे। अब आया असीमित विधिग्राह, इसको भी लिखते हैं, इसको देख लें थोड़ा सा। अब हम चलते हैं असीमित विधिग्राह। अगला है, दूसरा है असीमित विधिग्राह। असीमित विधिग्राह मुद्रा। असीमित विधिग्राह मुद्रा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अभी बताए कि जिसको लेने के भुगतान के रूप में लेने के लिए कोई सीमा न हो, अर्थात अनिश्चित सीमा तक लेने के लिए बाध्यता हो, तो वह मुद्रा क्या कहलाएगी, असीमित विधिग्राह मुद्रा कहलाएगी। जैसे बड़े नोट, ठीक ना, लिख सकते हैं असीमित विधिग्राह मुद्रा से आशय असीमित विधिग्राह मुद्रा से आशय उस विधिग्राह मुद्रा से है जिसे भुगतान के लिए अनिश्चित सीमा तक
भुगतान भुगतान लेने के लिए, ऐसे जैसे भुगतान लेने के लिए अनिश्चित सीमा तक बाध्यता हो तो असीमित विधिग्राह मुद्रा कहलाती है। असीमित विधिग्राह मुद्रा कहलाती है। आया? जैसे बड़े नोट, बड़े नोट के अंतर्गत क्या 1000, 500, 100 के नोट, ठीक ना। 1000 तो चलते नहीं, 500 ही चल रहे हैं अपने देश में। अब क्या कहते हैं वास्तविक। अब दूसरी जो मुद्रा है, हम जो पहले पढ़े थे विधिग्राह्य मुद्रा, अब विधिग्राह्य मुद्रा के बाद दूसरी जो मुद्रा है ऐच्छिक मुद्रा। समान स्वीकृति के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा गया, पहला विधिग्राह्य मुद्रा, दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। तो विधिग्राह्य मुद्रा के बाद को दो प्रकार में बांटे गए, पहला सीमित विधिग्राह, असीमित विधिग्राह। अब दूसरी जो मुद्रा है ऐच्छिक मुद्रा, इसको पढ़ेंगे। ऐच्छिक मुद्रा ऑप्शनल। मनी वह मुद्रा जिसे विनिमय के रूप में लेने के लिए व्यक्ति की इच्छा निर्भर करती है, वह क्या कहलाती है? ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसे विनिमय के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उसे विनिमय के रूप में स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। जैसे सारे क्रेडिट पत्र जो होते हैं, साख पत्र जो होते हैं मेरे, चेक, बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, सब क्या है? विनिमय के रूप में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा के रूप में तो काम करती हैं। इन्हें हम लेने के लिए बाध्य नहीं है, ये क्या कहलाएंगे? ऐच्छिक मुद्रा कहलाएंगे, ठीक ना। लिख लीजिए। ऐच्छिक मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है जिसे भुगतान स्वरूप लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य किसी को कानूनन या वैधानिक, किसी को वैधानिक लिखते हैं शुद्ध शब्द में, वैधानिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। जैसे चेक,
बिल, हुंडे आदि। ठीक ना। जितने साख पत्ते हैं वह क्या है, ऐच्छिक मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। ऐच्छिक मुद्रा आपको समझ में आ गई। भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। इसको आप देख लीजिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक अच्छी लगी होगी। क्या